हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द न्यू क्लास टुडे। लास्ट क्लास में हमने देखा था इफ एनी करंट कैरिंग कॉइल लाई इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटे। ठीक है, व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटे। और इसका प्रिंसिपल क्या है बेटे? इफ एनी करंट कैरिंग कॉइल लाई इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, any current carrying coil lie in a uniform magnetic field that experiences torque। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है बेटे। ठीक है, तो हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कोई भी कॉइल जो है जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ा है दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, और वो डेरिवेशन हमारे पास कितना आया था बेटे? या तो हम उसको लिखते थे NIAB cos थीटा, अगर हम लिखते थे NIAB sin अल्फा बेटे। N क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स, I फॉर करंट फ्लो इन द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल बेटे, बी मैग्नेटिक फील्ड एक्शन, एंड दैट इज बेटे यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ जाते हैं बेटे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में वो यही कंफ्यूज करता है बेटे। देखो ये थीटा जो है, थीटा किस किस के एंगल है? इट इज एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बेटे। देखो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ इस तरह से डिस्कस किया था बेटे। ये आपके से कॉइल था, ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रखा था बेटे। ठीक है, ये जो एंगल था प्लेन और इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच में, दैट एंगल इज थीटा। फिर हमने यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया था बेटे। जब नॉर्मल ड्रॉ किया था तो यहां से लेके यहां तक ये एंगल 90 डिग्री था। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के आगे जो एंगल बचा दैट एंगल इज अल्फा। इट मीन थीटा प्लस अल्फा हमारे पास कितना था? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब अगर उसने आपको दे रखा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, देन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला बेटे। अगर उसने दे रखा है आपको एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, देन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला बेटे। ठीक है, इस यहां पे हमने क्या किया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है बेटे? देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये तो दो टर्मिनल्स आ गए। ठीक है, ऊपर से हमारे पास ये नॉर्थ और साउथ एंडिंग। ठीक, और हमने कैसे स्पेशल मैग्नेट यहां पे लगा रखे हैं जिनकी शेप कैसी है बेटे? जस्ट लाइक ए हॉर्स शू। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, अब इनको कनकेव शेप के क्यों लगाए बेटे? कनकेव शेप के यहां पे लगाने का पर्पस क्या था? ताकि हमारे पास क्या करेगी, सारी की सारी रे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक जगह मीट कर जाए, जिससे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है बेटे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मींस ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर 0 डिग्री थीटा है तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा शुड बी 90 डिग्री। तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? देन वी गेट देयर इज मैक्सिमम टॉर्क। तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वहां पे क्या होगा बेटे? NIAB, दैट वैल्यू इज मैक्सिमम, चाहे थीटा 0 डिग्री है चाहे अल्फा आपके पास 90 डिग्री है। cos 0 भी मैक्सिमम होता है, sin 90 भी मैक्सिमम होता है बेटे। दैट पॉइंट इज क्लियर। देखो यहाँ पे जो हॉर्स शू मैग्नेट लगा रखे हैं, इनका पर्पस क्या है? सिंपल मैग्नेट क्यों नहीं यूज किए यहाँ पे? ताकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल सके बेटे। और एक यहाँ पे ये आप देखें, एक आपको सिलेंडर सा नजर आ रहा है। ये सिलेंडर जो है ये किस मटेरियल का बना बेटे? दैट इज अ सॉफ्ट आयरन पीस। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखा है बेटे। हमने ये पढ़ा था कोई भी चार्ज जो है जब वो मोशन में है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो अपना काम कर रहा है, ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। बट ये जो सॉफ्ट आयरन पीस जो है, जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? ये सॉफ्ट आयरन पीस भी हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने से हमारे पास यहाँ पे नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड एक्शन को यहाँ पे क्या मिलेगा? एनहांसमेंट। उसको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा बेटे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन पीस का समझ गया आप लोग क्यों रखा है यहाँ पे? हॉर्सशू मैग्नेट की क्लियर समझ गए? हाँ, एक हमने यहाँ पे लगा रखा है बेटे हेयर स्प्रिंग। इस हेयर स्प्रिंग का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कि स्प्रिंग जो है दैट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा बेटे। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, जैसे आपने स्विच ऑफ किया तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। वापस उसको लेके कौन जाएगा? ये स्प्रिंग बेटे। ठीक है, स्प्रिंग का और कोई फंक्शन नहीं है, उस कॉइल को वापस वहां पे ले जाने का फंक्शन है बेटे। ठीक है, जहां से टर्न हुआ था वहीं पर इनिशियल पोजीशन में वापस लेके जाएगा बेटे। इट मींस ये हेयर स्प्रिंग जो है दैट सिंपल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी बेटे। क्लियर? हॉर्सशू मैग्नेट आपके आगे, सॉफ्ट आयरन का पर्पस आपको समझ आ गया। हाँ, एक यहाँ पे हमने स्पेशल टाइप ऑफ वायर यहाँ पे यूज कर रखा है, दैट मटेरियल इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या ब्रॉन्ज मटेरियल बेटे। उसका मतलब क्या है? ये जो मटेरियल है ये हमें क्या देता है? लो वैल्यू ऑफ रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट।
मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इस मटेरियल के लिए हमारे पास लो होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया बेटे। ठीक है, आप आगे देखेंगे जाके कि क्यों ऐसा हुआ। तो बेटे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया। ठीक है, अब हमने कहा हमने टॉर्क को मेजर करना है। मान लिया वो 30 डिग्री से टर्न किया, दूसरी बार वो 60 डिग्री से टर्न कर रहा है, तो मतलब जो टॉर्क है वो किस, उसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। अगर ज्यादा टर्न हो रहा है तो ज्यादा टॉर्क है, कम टर्न हो रहा है तो कम टॉर्क है, तो हमने उसको लिख दिया दैट इज टर्निंग एंगल ले लिया हमने, दैट इज फाई। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। जब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, मैंने यहाँ पे यूज कर दिया के फाई, के फॉर रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, अब हमारे पास आप लोग देखोगे एक स्टेज ऐसा आ गया कि जहां पे जाके ये रुक गया, जहां पे जाके ये रुका वो वहां पे हमारे पास क्या होगा, वो कॉइल अगेन इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस वक्त हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द रेस्टोरिंग टॉर्क। देखो ना, वो ये स्प्रिंग उसको आगे नहीं जाने दे रहा है बिकॉज, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, पर एक से आया कि वो जाके यहाँ पे जाके रुक गया, जहां पे जाके ये रुका, इट मींस वहां उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द रेस्टोरिंग टॉर्क। फिर आपने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। ठीक है, यहां से बढ़िया वैल्यू ऑफ करंट, करंट आपको क्या मिला, K अपॉन NAV इंटू 5, K फॉर टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज आल्सो कांस्टेंट, एरिया दैट इज आल्सो कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड एक्शन दैट इज आल्सो कांस्टेंट, वेरिएबल एंगल इज फाई। तो मैंने यहां पे इट मींस ये सभी के सभी कांस्टेंट्स है, तो मैंने इनको इंडिकेट कर दिया दैट इज रीड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट्स। इट मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। इट मीन जितना ज्यादा करंट होगा वो हमारे पास उतना ही ज्यादा टर्न करेगा बेटे। एक बार फिर देख लीजिए बेटे, प्रिंसिपल क्या आ गया, इफ एनी करंट कैरिंग कॉइल लाई इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, और हमने यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट लिए हैं। हॉर्सशू मैग्नेट का पर्पस क्या है कि वो हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि वो ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो एट द सेम टाइम ये एंगल कितना हो जाएगा बेटे, दैट शुड बी 90 डिग्री। ओके, एक हमने यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ वायर यहाँ पे यूज किया है, उस मटेरियल का नाम क्या है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल बेटे। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे हेयर स्प्रिंग है। हेयर स्प्रिंग का पर्पस है कि वापस उसको इनिशियल पोजीशन के ऊपर लेके आना बेटे। ठीक है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ ठीक है, एक हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का पीस लिया है। सॉफ्ट आयरन का पीस क्यों लिया, बिकॉज जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे दैट इज इजीली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पोर्शन के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। तो लास्ट में हम लोग इस कंफ्यूजन पे पहुंचे कि जितना ज्यादा करंट होगा हमारे पास कॉइल जो है वो उतना ही ज्यादा टर्न करेगा बेटे। ठीक है, चलो देखो अब आगे हम करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को स्टडी करेंगे बेटे। हाँ बेटे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे ये पहुंचे थे कि हमारे पास कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी बेटे। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंसिटिव कब होगा बेटे, जब हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी लार्ज वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन ये शो करेगा। इट मींस हम तब बोल देंगे कि हमारे पास करंट गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारे पास ज्यादा सेंसिटिव है बेटे। ठीक है, ये सिंपल हम बोल सकते हैं कि स्मॉल से स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी अगर ये मेजर करता है तो हमने बोल दिया कि हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। मानिए सपोज आपके दो डिवाइसेस हैं, एक आपके 1 एम्पियर को मेजर करता है और एक आपके 0.1 एम्पियर को भी मेजर कर लेता है बेटे। तो जो 0.1 एम्पियर को भी मेजर कर रहा है इट मीन दैट इज मोर सेंसिटिव। ठीक है, सो लिसन, सो आपका सीरीज द टर्म इज करंट सेंसिटिविटी एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी बेटे। तो करंट सेंसिटिविटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, जो करंट सेंसिटिविटी है हमारे पास क्या होता है, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन हमारे पास किसके टर्म में था, इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। आप लोग यहां से लिख सकते हैं दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट आपने लिख लिया, डिफ्लेक्शन ये था बेटे। ठीक है, अब पर यूनिट करंट जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये टर्म इधर चला जाएगा, तो आपके क्या बचेगा, NAV अपॉन K। सिमिलरली द टर्म इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे मेजर करेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज लिखा तो हमारे पास रिलेशन ये आ गया बेटे। ठीक है, अब करंट सेंसिटिविटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एक्शन एंड टॉर्शनल कांस्टेंट बेटे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द एरिया, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्शन एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास बट नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, बट नंबर ऑफ टर्न्स को भी हम किसी लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं बेटे। अगर आप कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते चलेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा बेटे, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इट मीन हमारा मटेरियल जो है वो बल्कि बन जाएगा बेटे। ठीक है, तो उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी बेटे। अब नेक्स्ट वन इज एरिया।
एरिया मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है कि वो इन मैग्नेट के बीच में आराम से घूम सके बेटे। अगर हम इसके बाहर ले जाते हैं, इससे बाहर ले जाते हैं, तब तो वो घूम ही नहीं पाएगा बेटे। तो मतलब एरिया को भी हम किसी लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड वन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या ले रखा है, हॉर्सशू मैग्नेट ले रखे हैं, बीच में आपने ये सॉफ्ट आयरन का पीस रखा हुआ है। इसका सिर्फ किसके लिए, ओनली टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को इंक्रीज करने के पीछे क्या लॉजिक है कि आपने उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है बेटे। के टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट तो आप देखो आपने एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल यूज कर रखा है, दैट इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल। इस मटेरियल का टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है बेटे, मिनिमम। तो देखो टॉर्शनल कांस्टेंट शुड बी मिनिमम, ये कंडीशन फुलफिल होगी। बट नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को हम लोग किसी लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। और बी को इंक्रीज करने के लिए आपने हॉर्सशू मैग्नेट प्लस आपने सॉफ्ट आयरन का पीस ले रखा है बेटे। सिमिलरली फॉर द वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी में चार फैक्टर तो सेम है, फिफ्थ वन यहाँ पे ऐड हो जाता है बेटे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार क्या बनता था, बी इज इक्वल टू आई आर। बट आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बेटे, यहाँ पे आपके पास BS is equal to IS upon R, that is voltage sensitivity not voltage, and IS for current sensitivity। ठीक है, अब देखो इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर आप वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, चाहे दोनों डायरेक्टली क्वेश्चन है। अब देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, अगर मैं सपोज नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे डबल कर देता हूं बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने डबल कर दिया, इट मीन लेंथ आपके पास बढ़ी बेटे, लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज। ओके, अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो मेरे पास क्या आ गया, करंट सेंसिटिविटी विल आल्सो बिकम्स डबल, करंट सेंसिटिविटी डबल हो गया। बट अब आपने लेंथ को बढ़ाया है, लेंथ को इंक्रीज डबल किया है, तो इट मीन रेजिस्टेंस विल आल्सो डबल। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका डबल हो गया, रेजिस्टेंस डबल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन सेम। तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो रहा है बट वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन सेम। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा बेटे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और इन दोनों के बीच का रिलेशन ये बेटे। और यहां से हमने ये कंक्लूड किया अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। अब देखिए बेटे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास, इफ करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बाय 50% and resistance will becomes double, with what percentage voltage sensitivity will increase? So many times बोर्ड एग्जाम में बेटे ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है बेटे। ठीक है, तो देखिए आपने ये रिलेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, BS is equal to IS upon R, ये रिलेशन पढ़ा आपने। तो हाँ, और कई बार बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जिसने बोला करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बाय 50%, इंक्रीजेस टू 50%, इंक्रीजेस वाई का मतलब है इनिशियल प्लस 50% आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीजेस टू होता, मान लिया मैं आपको बोलता इंक्रीजेस टू 120%, तो आपका IS डैश शुड बी इक्वल टू 120% ऑफ IS बेटे। इंक्रीजेस टू मींस फाइनल वैल्यू वो है, इंक्रीजेस बाय मींस इनिशियल प्लस जितना वो बोल रहा है बेटे। तो इस चीज के ऊपर आपने यहां पे कंसंट्रेट करना है। हियर इज टू वर्ड्स बाय एंड टू, तो आपके इंक्रीजेस बाय 50% IS प्लस 50% ऑफ IS, 50 upon 100 मींस 1/2, एंड तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू कितना बन गया, 3/2 टाइम्स ऑफ IS बेटे। R डैश उसने क्वेश्चन में दे रखा है रेजिस्टेंस विल बिकम्स डबल, R डैश इज इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का यही रिलेशन होता है आपके पास। यहां से अगर आप देख लें तो आपके पास रिजल्ट ये आ गया बेटे, 3/4 टाइम्स ऑफ BS। तो जब आपने परसेंटेज सेंसिटिविटी परसेंटेज इंक्रीज निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी में, तो आपके पास क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, 3/4 माइनस 1, ये यहां से सॉल्व किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, -25%। -25% का मतलब है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी विल डिक्रीज बाय 25% बेटे। इज दैट पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो आपके इस मतलब आपने ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपके माइंड में होना चाहिए, नॉट बोथ प्रोडक्ट IS into R, that is IS upon R बेटे। ठीक है, ओके, नाउ सी द एडवांटेज ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो बेटे अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास हम गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव से सेंसिटिव बना सकते हैं बेटे। सेंसिटिव बनाने का मतलब है कि हम लोग उसकी हेल्प से स्मॉल से स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि हमारे पास क्या था, करंट सेंसिटिविटी क्या था, NAV अपॉन K। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए, एरिया को बढ़ा दिया जाए, B को इंक्रीज कर दिया जाए, K को डिक्रीज कर दिया जाए, तो करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। तो मतलब हम इसकी सेंसिटिविटी को और इंक्रीज से इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी हेल्प से स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को
मेजर कर सकते हैं बेटे। ओके, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। सेकंड हमारे पास क्या है, इसमें बहुत अच्छा पैरामीटर एक देखने को मिलता है कि जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इट मीन दोनों के बीच में क्या है बेटे, लीनियर रिलेशन। तो हम लोग सिंपल स्केल वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट, हमने पढ़ा इसको। ठीक है, ओके। थर्ड वन हमने देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हमने मैग्नेट स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज कर रखा है, हमने परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट यहाँ पे ले रखे हैं, बीच में सॉफ्ट आयरन का पीस ले रखा है बेटे। तो मतलब कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वैल्यू को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा बेटे। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिवाइस को किसी भी पोजीशन के ऊपर रख सकते हैं बेटे। तो स्ट्रॉन्ग वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड होने का ये कारण है बेटे। ओके, तो मतलब एक्सट्रीमली सेंसिटिव है हमारे पास, सिंपल दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन होने के कारण हम लोग सिंपल स्केल का यूज कर सकते हैं इसको मेजर करने के लिए बेटे। और मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज कर रखा है। स्ट्रॉन्ग क्यों यूज किया है, ताकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू को चेंज ना कर सके बेटे। तो आई होप आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिवाइस जो है वो आज समझ आया होगा बेटे। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या था, इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रिंसिपल क्या था इसका, इफ एनी करंट कैरिंग कॉइल लाई इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, फिर हमने इसकी डेरिवेशन को देखा। ठीक है, वहां पे हमने देखा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करे, इट मे बी इंक्रीज, इट मे नॉट बी इंक्रीज बेटे। ठीक है, तो आपके पास उसके बाद एडवांटेजेस देखिए कि हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में, डिफ्लेक्शन और करंट के बीच में, और हमने जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है बेटे। ठीक है, तो प्लीज गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शन टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।